देखो आज ना हम एक ऐसी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। देखो पिछली बार आपने देखा होगा कि कोरोना आ गया था। ठीक। आज क्या है, चाइना में एक दोबारा से एक वायरस आ जाए, एचएमपीवी वायरस। ठीक है। तो कुछ केस मतलब हमारे इंडिया में भी इसके निकले हैं। तो चाइना में तो उसने कह ढा रखा है पूरी तरह से। तो हमें पहले ही हम बता दे रहे हैं कि पढ़ ले रहे हैं क्या 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 सिम्टम्स होंगे और कैसे बचा जाएगा इससे। ठीक है। तो आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एचएमपीवी वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है क्या? यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है। इसका पूरा नाम है एचएमपीवी का। ठीक है। इससे जो बीमारी होती है वो हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम होता है। ठीक है। एक सिंड्रोम मतलब क्या होता है? बहुत सारी बीमारियों का एक गुच्छा। ठीक। तो ये किस किस से होता है? ये जो सिंड्रोम होता है वो दो से होता है, एक तो हंटा वायरस से होता है और एक किससे होता है? एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। ठीक। तो देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो उस वायरस का कि ये कहता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, यानी कि एक स्ट्रैंड होती है इसमें आरएनए की, यानी कि एक चेन इस तरह से। ठीक। और क्या होता है? ये पैरामिक्सोबायरिडी फैमिली का होता है। तो ये तो हो गया, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हो गया वायरस का। ठीक है। तो किसको सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा? मान लो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिससे सबसे ज्यादा इंफेक्शन के चांस रहेंगे। सपोज मान लो अगर इंडिया में आ जाता है ये, तो किसको सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा? तो ऐसा कोई बच्चा जिसकी उम्र कितनी है? 5 साल से कम है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा चांस रहेंगे इसको होने के। ठीक। दूसरा, ऐसा कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है? 65 साल से ऊपर है। तो इसको भी क्या रहेगा? बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा होने का, यानी कि एचएमपीवी यानी कि ये हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। ठीक। और दूसरा, इम्यून डिफिशियंसी, ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या है? इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा उसका वीक हो रखा है। तो ज्यादातर किसका इम्यून वायरस दो सॉरी यानी कि इम्यून जो सिस्टम होगा जो वीक होगा सबसे ज्यादा, वो किसका होगा? यानी कि एचआईवी पेशेंट का, जिससे एचआईवी हो रखा है। तो अगर जिसको व्यक्ति को भी एचआईवी हो रखा है तो उसे बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। ठीक है। या हार्ट डिजीज है, जिसे हार्ट डिजीज मतलब जैसे हार्ट फेल कर गया किसी व्यक्ति का, तो या एमआई का अटैक आ रखा है, तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा चांस है क्या? एचएमपीवी वायरस अटैक कर दे उसको। और जैसे मान लो कोई लंग्स डिजीज है, लंग्स डिजीज जैसे सीओपीडी। ठीक है। सीओपीडी है या मान लो अस्थमा है, तो बहुत ज्यादा चांस रहेगा अगर मान लो ये दोनों बीमारियां हैं व्यक्ति के लिए, तो रिस्क है क्या? उसे हो सकता है एचएमपी वायरस अटैक कर दे। तो ये तो हो गया रिस्क। कैसे ट्रांसमिशन इसका होगा? मान लो कैसे इन्फेक्टेड हो सकता है व्यक्ति? जैसे मान लो कोई आपके सामने खांस रहा है या मान लो छींक रहा है, तो जो खांसेगा या छींकेगा तो उसके जो ड्रॉपलेट निकलेंगे वो आपके पास चले गए। जैसे मान लो उसने खांस दिया तो तुम्हारे ऊपर जाएगा उसका जो ड्रॉप होगा। ठीक है। तो उससे हो सकता है। या कंटामिनेटेड सरफेस, जैसे सपोज मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ पड़ता है और वो क्या है? उससे इंफेक्टेड हो रखा है, तो उसने क्या खांसा, तो हाथ लगा के खांसेगा, तो जो वायरस होंगे उसके हाथ पर रहेंगे और जो पेन उसने यूज किया होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? कंटामिनेटेड हो जाएगा। अब सपोज मान लो वो वाला पेन अगर आप यूज करते हैं, या मान लो घर की विंडो आपने खोली, हाथ लगाया, तो वो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, तो वायरस के होंगे उससे अटैच हो जाएंगे। और आप वही विंडो आपने ओपन की, या मान लो अपने पानी पीने के लिए कुछ मतलब खोला, कुछ भी चीज है जिसने अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति ने उसे टच किया और उसको आपने भी टच किया, तो हो सकता है आपको भी हो जाए वो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मान लो अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उसे आइसोलेट कर दें आप, सबसे बेटर तरीका तो यही है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जैसे मान लो कोई वायरस आपके अंदर एंटर करा और उसके जो फर्स्ट सिम्टम दिखेंगे, उस जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो मान लो अगर कोई वायरस तुम्हारे अंदर एंटर कर गया तो उसके फर्स्ट सिम्टम कब दिखेंगे? यानी कि 4 से 6 दिन के बाद। ठीक। तो क्या परेशानी लेके आएगा? मान लो किसी को एचएमपीवी वायरस ने अटैक कर दिया, तो क्या क्या परेशानी वो बताएगा तुमको। तो बताएगा क्या? उसको फीवर हो रखा है। ठीक है। और क्या होता है? नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन मीन उसकी नाक क्या है? बंद हो रखी है। ठीक है। नाक से सांस नहीं ले पा रहा। और क्या होगा? जैसे खांसी बताएगा, और बताएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसे इस तरह से छोटी छोटी सांस ले रहा है। और क्या होगा? वीजिंग साउंड होगा। तो वीजिंग साउंड कैसे निकलते हैं? जो मेरा लास्ट साउंड है वो मतलब इस तरह का बीजिंग साउंड होता है। और क्या होगा? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अब देखो घोड़े की तरह आवाज तो मैं नहीं निकाल सकता, तो देख लेना घोड़ा कैसे आवाज निकालता है। तो ये होगा। तो ये क्या होंगे? सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी सिम्टम बताएगा कोई व्यक्ति जो आपके पास आएगा, कुछ सिम्टम्स बताएगा, 2 या 3। ठीक। अब मान लो अगर किसी को एचएमपीवी वायरस से अटैक हो गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं व्यक्ति को? ठीक है। तो क्या हो सकता है? जैसे ब्रोंकियोलाइटिस हो सकती है। तो ब्रोंकियोलाइटिस क्या है ये? तो थोड़ा सा समझो। जैसे देखो ये मैंने कहा एक लंग्स की, देखो ये क्या है? तुम्हारा ट्रेकिया होता है, ये वाली नली जो सांस की होती है ट्रेकिया होती है। दो भागों में डिवाइड होती है, वो कौन होता है? ब्रोंकस होता है। ठीक है।
फिर उससे जाके ब्रोंकाई होता है। ठीक, इसके बाद कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं। ठीक है, फिर क्या होती है तुम्हारी एल्बुलाई होती है। ये वाला पोर्शन क्या है, ये एल्बुलाई का है। तो इन्फ्लेमेशन या तो इसमें हो जाए, टर्मिनल में ब्रोंक्यूल्स में हो जाए, या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये वाला एरिया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का है, इनमें कहीं भी क्या हो, इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन्फ्लेमेशन होने से क्या होता है, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो यहां पे इस तरह की कंडीशन हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकोलाइटिस बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एचएमपीवी वायरस अगर अटैक करेगा तो, या निमोनिया हो सकता है। अब देखो निमोनिया आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, तो निमोनिया तो हम नहीं बताने के, आप खुद देखना। अब क्या होता है, एग्जर्वेशन हो जाता है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, एनकी बढ़ जाता है। क्या, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को अस्थमा हो रखा है और उसको 2 अटैक आते हैं, मतलब मान लो 8 दिन में उसे 2 अटैक आ रहे हैं, तो क्या होगा, उसको 4 अटैक या 5 अटैक आने लगेंगे अगर इसने अटैक किया तो। या मान लो सीओपीडी है, इसके 2 अटैक या 3, सीओपीडी क्या होता है, इसमें एम्फाइसीमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन रहती है एम्फाइसीमा। एंड की जो एल्बुलाई है तुम्हारी, वो परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाता है इसका, और जो इलास्टिक रिकॉल है वो लॉस हो जाता है। तो ये दोनों क्या है, इनके अटैक क्या है, बढ़ जाते हैं, मतलब अगर एचएमपीवी वायरस अगर अटैक करेगा तब। और क्या होता है, एआरडीएस हो जाता है, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये क्या है, तो देखो वैसे तो ये पूरी बीमारी है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो किसी के लंग्स में पानी भर गया, या मान लो, हाँ मतलब पानी भर गया, ऐसे डूब गया, या मान लो पस पड़ गया लंग्स में, तो लंग्स क्या क्या करता है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा तुम्हारी बॉडी के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसमें होता क्या, जैसे सीने में दर्द होना, ठीक है, खांसी आना, और जैसे तुम्हारे फिंगर्स हैं, तुम्हारे मतलब लिप्स हैं, वो नीले कलर के, नीले क्यों जाते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन का लेवल तुम्हारी बॉडी में कम होता है, तो सबसे पहले पेरिफेरल साइनोसिस होती है, फिर सेंट्रल साइनोसिस होती है। पेरिफेरल जैसे तुम्हारे हाथ पैर है, तो उसके लिप्स है या हाथ है वो नीले पड़ जाते हैं। तो ये हो सकता है तुम्हारे में। ठीक है, तो क्या क्या हम एग्जामिनेशन करें, और मतलब देखो दवाई तो अभी आया है, तो जाहिर सी बात है दवाई तो नहीं बनी होगी। तो क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, मान लो कॉम्प्लिकेशन हो गया तो हमें कौन सी ड्रग्स लेनी चाहिए, ठीक है, किन चीजों से बचना है, तो इसे मैं मिटा दूं फिर उसको बता। अब देखो मान लो कोई व्यक्ति हमारे पास आया और हमें सिम्टम्स बताए इसने कि ये मुझे प्रॉब्लम थे। ठीक है, अब हमारे दिमाग में आया कि एचएमपीवी वायरस ने इसको अटैक कर दिया है, तो कंफर्म कराने के लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो सबसे जो मेन टेस्ट होता है इसका ये होता है, यानी कि आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये करता क्या है, जैसे मान लो कोई भी जैसे वायरस है, तो वायरस मैंने बताया था शुरू में कि वो करता है आरएनए से बना होता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो उसका छोटा सा पार्टिकल को भी ये पता कर लेता है। ठीक है, तो देखो मैंने लिख भी रखा है, ये फॉर वायरल आरएनए डिटेक्शन के लिए, यानी कि जो वायरस है उसके आरएनए के छोटे से पार्टिकल का भी पता लगा देता है। अगर मान लो आरएनए का छोटा सा भी पार्टिकल मिल गया वायरस के, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मतलब एचएमपीवी वायरस ने अटैक कर रखा है। दूसरा, वायरल कल्चर करा सकते हैं हम। देखो बहुत ही लेस कॉमन है, बहुत महंगा होता है, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लिख रखा है तो मैंने लिखना पड़ा है। ठीक है, तो बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत लेस कॉमन है। ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है, ये वाली तकनीकी, इससे क्या होता है, जैसे इसमें करते क्या है कि जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट डाई को क्या करते हैं, टैग कर देते हैं, यानी कि चिप लगा देते हैं। टैग करना मतलब जो इंस्टाग्राम चलाते हैं उन्हें सबको पता होगा टैग करना। तो फ्लोरोसेंट डाई को क्या करा मैंने, एंटीबॉडीज पे क्या करा, चिपका दिया। ठीक, तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक वेव लेंथ पे। अब देखो जिसने भी यानी कि फिजिक्स सही से पढ़ी होगी थोड़ी सी भी, अब मान लो मेडिकल के सबको पता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक वेव लेंथ पे एक कलर निकलता है अलग अलग। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक वेव लेंथ पे क्या होता है, अलग अलग कलर निकलते हैं, और उन कलर को हम कितने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं। अब देखो जो एंटीबॉडीज है, तो एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, एंटीजन को पकड़ना। अब सपोज मान लो एंटीजन होगा बॉडी में, मान लो एचएमपीवी वायरस का एंटीजन अगर है, तो एंटीबॉडीज क्या करेगी, इस एंटीजन को क्या करेगी, पकड़ लेगी। और एंटीबॉडीज का हमने किसे लगा रखा है, फ्लोरोसेंट डाई को लगा रखा है। ठीक है, जिसकी क्या होगी, एक विशेष प्रकाश को निकाल रही होगी, लाइट को, जिससे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, यानी कहीं पे भी एंटीजन अगर होगा, ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज पकड़ेगी और उस पर डाई लगी रखी है, तो हम उसे देख लेंगे आराम से। ठीक, और क्या करा सकते हैं, जैसे एक्सरे करा सकते हैं चेस्ट का। तो इसमें क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन दिखता है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जैसे लंग्स के अंदर क्या होता है, वायु दिखती है बहुत ज्यादा, तो अगर हम एक्सरे कराएंगे तो हाइपर ल्यूसेंट एरिया दिखेगा, कुछ एरिया हाइपर ल्यूसेंट मतलब ब्लैक कलर का दिखेगा। जैसे मान लो तुम्हारा लंग्स है, ठीक, तो वैसे तो ब्लैक ही दिखता है लंग्स, तुमने देखा होगा, लेकिन कुछ एरिया बहुत ज्यादा हाइपर ल्यूसेंट दिखेगा इस तरह से। ठीक है, या कंसोलिडेशन, इसका मतलब क्या होता है, देखो दो तरह हो सकता है, इसे दो तरह से समझो कंसोलिडेशन को।
यानी कि जो तुम्हारा स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होती है लंग्स की वो ठोस में कन्वर्ट हो जाए, या जैसे मान लो लंग्स है तो लंग्स में क्या हो कहीं पे पस पड़ जाए, ठीक है, या मान लो कोई ठोस पार्टिकल्स आ जाए, या ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं, कंसोलिडेशन, ठीक है। तो अगर चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो देखो, अब एक्सरे तो मैं पढ़ा नहीं रहा यहाँ पे। हाँ, अब देखो क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, तो कोई ट्रीटमेंट खास नहीं है क्योंकि अभी आया है, तो जाहिर सी बात है कुछ रिसर्च तो हुई नहीं होगी ड्रग्स की इसके ऊपर। तो सपोर्टिव केयर करते हैं हम, जैसे मान लो कोई व्यक्ति हमारे पास आया एचएमपीवी वायरस का, तो हाइड्रेशन मतलब जैसे थोड़ा क्या करेंगे, ओरल यानी कि ओआरएस दे सकते हैं उसे, ओरल, ठीक है। और मान लो अगर सीवियर कंडीशन है, मान लो उसका बीपी बहुत ज्यादा फॉल कर रखा है, या मतलब बेहोश हो रखा है, तो इंट्रावीनस फ्लूइड उसको देंगे, साथ में मॉनिटर करते रहेंगे, उसके बीपी पल्स वगैरह चेक करते रहेंगे। और अगर बच्चा है तो सपोर्टिव न्यूट्रिशनल भी देंगे, जैसे न्यूट्रिशन में जैसे मल्टीविटामिन वगैरह, जिंक वगैरह, ठीक है, स्पेशली चिल्ड्रन में मैंने लिख भी रखा है। ये तो हो गया तुम्हारा हाइड्रेशन। और क्या करते हैं सपोर्टिव केयर में, ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन को चेक करेंगे, एसपीओ2 चेक करेंगे उसका, अगर मान लो 92 से कम आया, देखो ये मैं इस तरह से लिखता था, इस तरह से एसपीएसओ2 लिखता था, तो एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कैसा गलत है आपका, ठीक है, तो एसपीओ2 है, ठीक है। तो एसपीओ2 अगर मान लो उसका 92% से कम है, नॉर्मल कितना होता है 95% होता है, ठीक है, इससे ज्यादा। तो अगर इससे कम आ रहा है तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे। अब अगर मान लो आपने थोड़ा सा भी अगर काम किया है क्लिनिक पे या मान लो किसी हॉस्पिटल में, तो आपने देखा होगा अलग अलग होता है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, जैसे नेजल कैनुला, एक पतली सी नली होती है वो नाक के से गुजार देते हैं नोज पे से आपके, या मान लो ऑक्सीजन मास्क होते हैं वो लगाने के, तुमने सबने देखे होंगे ऑक्सीजन मास्क, फिल्में अगर देखी होंगी तो फिल्मों में भी आपने देखे होंगे। तो ये तो होता है तुम्हारा, मतलब एसपीओ2 अगर मान लो तुम्हारा 95 से, अगर मान लो सीवियर कंडीशन है, ऑक्सीजन लेने में से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो हम क्या करते हैं हाई फ्लो नेजल कैनुला देते हैं। ये क्या होता है, इसको हम मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहते हैं। अंतर सिर्फ क्या होता है, इसमें जो फ्लो रेट होती है वो कितनी होती है, 60 लीटर तक होती है पर मिनट, ठीक है, तो बस इतना अंतर होता है। और इसमें कितनी होती है, इतनी लीटर तक होती है, मतलब 1 से 6 लीटर पर मिनट तक रहती है, यानी कि तुम्हारा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन में, और इसमें हाई फ्लो नेजल कैनुला में ज्यादा रहती है, मतलब। तो ये हो गया, अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अभी थोड़ा मिटा दें फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो एचएमपीवी वायरस का हम क्या मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो ट्रीटमेंट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं इसके लिए। जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जैसे पेशेंट को क्या होगा, फीवर की प्रॉब्लम होती है, या मान लो उसकी बॉडी में पेन सा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या देते हैं, पैरासिटामोल देते हैं पेशेंट के लिए, ठीक है। और मान लो फीवर है और साथ में क्या है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, जैसे मैंने ब्रोंकिलाइटिस आपको बताया था, ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए इन्फ्लामेशन को हम क्या देते हैं, यानी कि आइबुप्रोफेन देते हैं, ठीक है। आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन के साथ क्या है, पैरासिटामोल को भी मिला के हम दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया ना नाक बंद हो जाती है, यानी कि नेजल कंजेशन होता है, तो इसमें क्या देते हैं, यानी कि सैलाइन नेजल स्प्रे का यूज करते हैं, ऑक्सीमेटाजोलिन का यूज कर सकते हैं, या जाइलोमेटाजोलिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब लोकली यूज करते हैं हम, ठीक। अब देखो मैंने बताया था क्या, अगर मान लो एचएमपीवी वायरस क्या करेगा, अगर अटैक करेगा तो क्या होता है, एग्जर्वेशन हो जाता है, जैसे अस्थमा या सीओपीडी का पेशेंट का। अगर मान लो अस्थमे का एग्जर्वेशन हो गया, ठीक है, यानी कि अस्थमे में क्या होता है, वीजिंग साउंड आते हैं, और क्या होता है, डिफिकल्टी होती है इन रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगती है। तो क्या होता है, इसमें सांस की नली क्या होती है, सुकर सी आती है, तो हम उसे फैलाने के लिए किसका यूज करेंगे, ब्रोंकियोडायलेटर का यूज करेंगे। तो ब्रोंकियोडायलेटर कौन से होते हैं तुम्हारे, जैसे साल्ब्यूटामोल है, टर्बिटोलिन है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, क्विक रिलीफ मेडिसिन होते हैं। क्विक रिलीफ मेडिसिन की मेडिसिन क्या, यानी कि हाथ के हाथ इनसे आराम मिलता है, लेकिन हम इसका यूज कब करेंगे, ऐसे इसका मतलब होता है जब मान लो हमें लग रहा है कि हमें इसकी जरूरत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है पेशेंट को, तब हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक। तो ये साल्ब्यूटामोल और टर्बिटोलिन क्या होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू अगोनिस्ट है, ठीक। ये तो आपने सब पढ़ा होगा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू अगोनिस्ट होते हैं, जैसे साल्मेट्रोल है, फॉर्मेट्रोल है। ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू अगोनिस्ट है, यानी कि साल्ब्यूटामोल और टर्बिटोलिन, ठीक। और जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें कार्टिकोस्टेरॉइड की यूज करने की एचएमपीवी में, लेकिन क्या होता है, एचएमपीवी वायरस अगर अटैक करता है तो एग्जर्वेशन होता है, यानी कि अटैक बढ़ जाते हैं, जैसे अस्थमा और सीओपीडी के। अगर मान लो अस्थमा का एग्जर्वेशन हो गया, यानी कि उसका क्या अटैक बढ़ गए, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं। जैसे प्रेडनिसोलोन है, तो प्रेडनिसोलोन की जो डोज रहेगी 1 से 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, ठीक है। मैक्सिमम हम कितनी दे सकते हैं, 60। अब मान लो जैसे मान लो 100 केजी का व्यक्ति हुआ तो 100
मिलीग्राम नहीं देंगे तो स्टेरॉइड मैक्सिमम इतना दे सकते हैं, यानी कि 60 मिलीग्राम। ठीक। और उसके बाद हम टैपरिंग भी करते हैं। अगर आपने टैपरिंग अगर नहीं पता, अगली वाली लेक्चर में बता दें। या फिर मान लो फ्लूटिकासोन दे सकते हैं हम। ठीक है। तो इनके इनहेलर भी आते हैं और ओरली भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपको नीड हो। मतलब सपोज मान लो अगर आपको ओरली देना चाहते, मान लो ओरली नीड है, या मान लो अगर सीवियर कंडीशन है तो या फिर मान लो इनहेलर आपको देना है। ठीक। और जैसे मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने बताया था कि कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं। ठीक है। जैसे निमोनिया हो जाता है, तो अगर निमोनिया हो गया या मान लो कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। तो एंटीबायोटिक आप किस तरह से यूज करते हैं सबको पता है, हम कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं, तो उसके बाद ही हम उसका एंटीबायोटिक का चुनाव करते हैं। ठीक है। तो एंटीबायोटिक बहुत सारी होती हैं, तो तुक्के से तो यूज नहीं करते हम कभी भी। अब मान लो पेशेंट क्या है, बहुत सीवियर कंडीशन में है, तो हम क्या करेंगे, ये सब ना करके हॉस्पिटलाइज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है अपनी तरफ से शुरू हो गए, उसको हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे सीवियर केस में। जैसे डिहाइड्रेशन है, उसका बीपी बहुत फॉल कर रखा है। ठीक है। पल्स रेट, हार्ट रेट सब कम हो रखी है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रखा है, जैसे उसका पेरिफेरल साइनोसिस हो रखी है, यानी कि लिप्स हैं उसके, हाथ पैर नीले हो रखे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे व्यक्ति को। ठीक है। और क्या प्रिवेंशन हम करना चाहिए हमको, मान लो ये तो सब ट्रीटमेंट हो गया। उससे पहले जैसे मान लो हमें प्रॉब्लम ही ना हो, तो सबसे पहले हम हैंड हाइजीन को मेंटेन करके रखेंगे। जैसे मान लो हम कहीं से भी बाहर गए या कोई चीज हमने ली, तो आते ही हम क्या करेंगे, हैंड अपने जो हाथ है उसे अच्छे से साफ करेंगे। अब साबुन तो आपको पता ही है, डिटॉल यूज करते हैं, तो डिटॉल है और बहुत सारे मतलब, तो पहले हाथ को साफ करें और फिर सैनिटाइज कर लें अच्छे से हाथ को। ठीक है। और क्या, रेस्पिरेटरी हाइजीन, जैसे मान लो मास्क का यूज करें आप। ठीक है। तो और स्पेशली कब, जब मान लो ऐसे मान लो रुमाल आपके पास होता है, तो खांसते और छींकते समय से मुंह पे रख लें, ताकि दूसरे को न फैले वो। ठीक। आइसोलेशन, जैसे मान लो कोई भी इंफेक्टेड व्यक्ति है, तो ऐसे नहीं है कि उससे तुम आप हैंड मिला रहे हैं, उसकी चीजों को यूज कर रहे हैं, नहीं, उसे एक कमरे में अलग शिफ्ट कर दे। ठीक है। और स्पेशली ऐसे एरिया में जहां पे मान लो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उसे बाहर न जाने दें। ठीक है। और डिसइंफेक्शन, जैसे मान लो जैसे क्लीन करना है तुम्हें, डिसइंफेक्शन करना है हाई टच ए सरफेस को। जैसे मान लो ज्यादा जो सरफेस यूज हो रहा है उसको अच्छे से डिसइंफेक्शन करें और सरफेस को क्लीन कर दें। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, HMPV पूरा कवर हो गया है। ठीक है। और अगर नहीं भी समझ में आई हो कोई चीज, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर तो नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मतलब बहुत सारे लोग तुमने फॉलो भी किया होगा, तो वहां पे मैसेज कर दें। मेरा खुद मतलब मेल लगाता हूँ मैं हर वीडियोस पे, तो आप वहां पे मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है। ओके।